जरा जहां से देखते हैं वो देख लीजिए रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हमने अपने स्तर से तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, मिरिकल प्ले, मॉरलिटी प्ले और इंटरल्यूड्स, ये तीन टर्म आपके यहाँ पे हैं। तीन टर्म में आपको ऐसे समझना है कि जो ये मिरिकल प्ले है ये पहले बड़ा था। कहने का मतलब, जैसे आप इसको ऐसे समझो कि एक हिस्टोरियंस थे, कुछ हिस्टोरियंस थे। इन हिस्टोरियंस ने पहले इसकी जो है इसकी परिधि ज्यादा थी। कहने का मतलब इसका क्षेत्र ज्यादा था, भूभाग। ऐसे समझ लो कि ये एक जमीन है, इस जमीन का भूभाग बहुत ज्यादा जो है ज्यादा था। लेकिन न्यू हिस्टोरियंस आए, न्यू हिस्टोरियंस ने इसकी जो है सीमा को और लिमिट कर दी, मतलब इसके भूभाग को कम कर दिया। उन्होंने आधा आधा बिल्कुल कर दिया। पहले मेरिकल प्ले की थीम क्या हुआ करती थी? या तो कोई भी शहीद संत हुआ करते थे, मतलब मार्टरडम सेंट्स, या बाइबल। चाहे आप बाइबल थीम पे कोई प्ले लिख दो, चाहे जो शहीद संत होते थे क्रिश्चियन रिलीजन में उनकी थीम पर के कोई भी आप अगर जो प्ले लिख देते हैं तो वो प्ले आपका मेडिकल प्ले बोला जाता था। कब तक? जब तक ये आपके न्यू हिस्टोरियंस नहीं आए थे। सॉरी, ये हिस्टोरियंस नहीं आए थे, ये न्यू हिस्टोरियंस, इसमें वर्णन नहीं है, सिर्फ हिस्टोरियंस है। ये नहीं आए थे तब तक इसमें इसकी मतलब इसकी विषय वस्तु में क्या चीज शामिल थी? या तो आप बाइबल से बना दो, या तो आप शहीद संत की लाइफ हिस्ट्री पे बना दो। दोनों में से कोई एक पर भी बनाते हैं तो वो प्ले आपका कौन से कैटेगरी में आएगा? वो प्ले आपका आएगा मेडिकल प्ले की कैटेगरी में। न्यू हिस्टोरियन, सॉरी, हिस्टोरियंस के आने के बाद, एच से मैं अभी हिस्टोरियन शो कर रहा हूँ। हिस्टोरियंस के आने के बाद हिस्टोरियंस ने क्या किया? इसी मेडिकल प्ले की थीम को इन्होंने कंसाइज कर दिया। इन्होंने बोला कि ना, दोनों पे आप कैसे कर सकते हो, आप एक ही पे करो। तो इन्होंने क्या किया कि जो सिर्फ शहीद संत थे, मार्टरडम सेंट्स, इन्होंने ये बोला कि आप जो है इन्हीं की लाइफ हिस्ट्री पर जो है आपको बनाना पड़ेगा, और बाइबिल वाला अधिकार आपसे छीना जाता है। तो बाद में ये जब आए हैं सम हिस्टोरियंस, इनके बाद जब इन्होंने इसके क्राइटेरिया को सीमित कर दिया तो उसके बाद फिर इसको क्या माना जाने लगा? सिर्फ और सिर्फ किसका माना जाने लगा? सिर्फ मार्टरडम सेंट्स का जो है विषय वस्तु पे ये प्ले माने जाने लगे। तो अब आपके सामने दिक्कत आती है कि जैसे मेडिकल प्ले अगर जो कहीं बहुत ध्यान से पढ़े हो डेफिनेशन इसकी, तो किसी बुक में तुमको मिलता है कि इसकी थीम में दो चीज होती है, बाइबल भी होती है और जो है मार्टिर सेंट से भी आपके होते हैं। फिर किसी बुक में आप पढ़ते हो कि नहीं, सिर्फ सेंट से ही होते हैं। तो अब ये कंफ्यूज मत हो ना, अगर जो किसी बुक में दोनों विषय वस्तु पाते हैं तो वहां आप ये समझ लीजिएगा कि हिस्टोरियंस के पहले का सिनेरियो है। और अगर जो आप सिर्फ जो है मार्टिर सेंट इनकी विषय वस्तु पाते हैं, डेफिनेशन में कुछ ऐसा लिखा होता है कि ओनली वन थिंग, तो उस कंडीशन पे आप समझ जाना कि अब सिर्फ जो है ये जो सम हिस्टोरियंस थे उनके बाद का ये वर्णन है। मतलब कहने का मतलब उनके डिफिनीशन देने के बाद इनके पंख काट दिए गए, अब ये हो गए छोटे। तो अब इनकी परिभाषा ये आ गई। अच्छा, अब बताना, जैसे जो ये आ गए सम हिस्टोरियंस जो आए, इन्होंने इनकी विषय वस्तु को कट कर दिया, विषय वस्तु को कट कर दिया, इसमें से बाइबल निकाल दिया कि बाइबल की विषय वस्तु पे अब ये नहीं माना जाएगा आपका जो हिस्टोरिकल प्ले। तो फिर बाइबल की विषय वस्तु के लिए कौन सा शब्द बना? तो बाइबल की विषय वस्तु के लिए एक इन्होंने नया टर्म दे दिया, उसका नाम है मिजरी प्ले। तो मिजरी प्ले वो प्ले होता है कि जो बाइबल की विषय वस्तु पे बना हो। कहने का मतलब वो बाइबल से प्रभावित होकर बनता है, या बाइबल में जो कुछ कथाएं दी गई हैं, कुछ कहानियां दी गई हैं, उन पे आधारित अगर जो कोई प्ले आप करते हैं तो मिजरी प्ले। अच्छा, दिमाग में रोकोगे आप कैसे? देखो, जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, मैं एक न्यूमोनिक्स आपको बता रहा हूँ, जितनी भी धार्मिक किताबें हैं चाहे किसी भी रिलीजन की हो, तो वो रहस्यमयी होती हैं। और मिजरी का मतलब भी रहस्यमयी चीजें होती हैं। तो आप इसको सीधे मिजरी को एज ए बाइबल, कहने का मतलब आप पढ़ क्या रहे हैं? इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो। और ब्रिटेन में किस रिलीजन का बोलबाला है? तो पता चला क्रिश्चियन रिलीजन का बोलबाला है। और क्रिश्चियन रिलीजन की पायस बुक क्या है? तो वो है बाइबल। तो अब मिजरी, हमने बताया कि मिजरी
रहस्य, रहस्य मतलब धार्मिक आपकी पुस्तकें। तो जो क्रिश्चियन रिलीजन की जो है रहस्यमयी पुस्तकें क्या है, तो बाइबिल है। तो मतलब मिजरी प्ले मतलब बाइबल से रिलेटेड प्ले, आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ये चीज समझ में आया? सुन पा रहे हैं आप हमको? यस सर। हाँ। मारिकल प्ले की थीम समझ में आई? हिस्टोरियंस से पहले इसकी थीम क्या थी, मतलब सर इसकी एक विषय बार वस्तु रिपीट में कर क्या दीजिए प्लीज। जो मारिकल प्ले आपका था, मारिकल प्ले हिस्टोरियंस थे, हिस्टोरियंस ने इसकी जो है परिभाषा को सीमित कर दिया। जब तक हिस्टोरियंस नहीं इसकी परिभाषा दिए थे तब तक इसमें जो है बाइबल भी इसकी विषय वस्तु में शामिल थी और मार्टरडम सेंट्स भी इसकी विषय वस्तु में शामिल थे। लेकिन जब से हिस्टोरियंस ने इसकी डिफिनेशन दे दी, तब से उन्होंने बोला कि ना, बाइबल आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज मानी जाएगी। तो उन्होंने इसके जो है क्षेत्र को कट कर दिया। कट करने के बाद इनके जो हिस्टोरियंस थे, इनके बाद मारिकल प्ले की डिफिनेशन नहीं बनी। क्या नहीं बनी? कि वो प्ले जो मार्टरडम सेंट्स के ऊपर आधारित होंगे उन्हीं को आप मेरिकल प्ले बोलेंगे। ठीक। अब मेरिकल प्ले मार्टरडम सेंट्स के ऊपर बोले जाने लगे, तो जो, अच्छा पहले क्या था, ये बाइबल के ऊपर भी था और सेंट्स के ऊपर भी था। और अब क्या हुआ, अब ये सिर्फ जो है सेंट्स के ऊपर आ गया। तो बाइबल वाला वो कहाँ गया भाई? बाइबल की विषय वस्तु पे अगर जो कोई चीज अब लिखी जाएगी तो उसको क्या नाम दोगे? तो उसके लिए नाम वही दिया गया कि मिजरी प्ले। बात समझ रहे हैं? ये चीज क्लियर हुई सबकी? यहां तक यस आपका सर। क्लियर हुआ? हम्म। देखो, ये देखो मिजरी प्ले आपका लिखा है, ठीक। तो मिजरी प्ले की विषय वस्तु क्या है? बाइबल है टोटल आपकी। ठीक है। और मिजरी को कैसे याद किया जाएगा, उसके लिए मैंने एक न्यूमोनिक्स भी आपको बताई है, दिमाग में रहेगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब देखो आपने क्या सीखा, मिरिकल प्ले और मिजरी प्ले। मेरिकल प्ले हिस्टोरियंस के बाद इसकी डिफिनीशन क्या हो गई कि ऐसा प्ले जो मार्टरडम सेंट्स की विषय वस्तु के ऊपर आधारित होगा उसको आप मेरिकल प्ले बोलेंगे। मिजरी प्ले उसको बोलेंगे जो बाइबल की विषय वस्तु पे आधारित होगा। अब ये बात आती है मॉरलिटी प्ले क्या होता है। तो इसके नाम में देखो क्या लिखा, मॉरलिटी। ठीक। ऐसा प्ले जो तुमको मॉरलिटी सिखाए, आप में मॉरलिटी जो है इनबिल्ट कर दे। तो मॉरलिटी आती है कितने तरीकों से? तो एक लिटरेचर में तुमने विधा सुनी होगी, या लिटरेचर में एक आपने जो है पार्ट सुना होगा या उसका भाग सुना होगा, उसको बोलते हैं एल्गरी। क्या बोलते हैं? एल्गरी। तो जितने भी एल्गोरिकल, चाहे वो आपके प्ले हो, एल्गोरिकल आपकी चाहे स्टोरी हो, एल्गोरिकल चाहे ड्रामा हो, एल्गोरिकल चाहे पोएम हो, सब में दो मीनिंग होती है। एक प्राइमरी मीनिंग होती है मतलब सरफेस मीनिंग, दूसरी होती है सेकेंडरी मीनिंग। और सेकेंडरी मीनिंग ज्यादातर मॉरल मीनिंग होती है। अब जैसे कछुआ खरगोश की कहानी, ये एल्गरी है। एल्गरी क्यों है? क्योंकि इसकी दो मीनिंग निकल रही है। एक मीनिंग वो कि जो जिसमें आप ये समझते हैं कि कछुआ दौड़ा, खरगोश दौड़ा, खरगोश जीत गया, कछुआ हार गया। कछुआ क्यों हार गया? क्योंकि वो बीच में सो गया था। एक तो हो गया, इतना तक आप समझे। अब दूसरा आपको उसकी मीनिंग ये बताई जा रही है कि तेज काम करने वालों का कोई जरूरी नहीं कि वही उनकी विजय हो। स्लो काम करने वाले तेज काम करने वालों की तुलना में ज्यादा है अगर जो वो लगातार काम करते हैं तो। अच्छा, ये मीनिंग जो बाद वाली मैं बताया हूं, क्या उस स्टोरी में कहीं लिखी गई थी? नहीं लिखी गई थी। ये मुझे कहां से पता चली? ये हिडन मीनिंग होती है। तो अब ये मॉरलिटी प्ले क्या हुए? मॉरलिटी प्ले ज्यादातर एल्गोरिकल प्ले हो गए। एल्गोरिकल प्ले कहने का मतलब क्या? अब ऐसा नहीं कि हर एल्गोरिकल प्ले तुम्हारा मॉरलिटी प्ले हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसी एल्गरी जो क्रिश्चियन रिलीजन से संबंधित हो, और क्रिश्चियन रिलीजन में स्पेशली किससे, या तो वो जेनेसिस से आ रही हो, या तो बाइबल से आ रही हो, या कुछ और है, लेकिन उसमें डबल मीनिंग होनी चाहिए। और दूसरी मीनिंग हमेशा हमेशा आपकी मॉरल मीनिंग होगी, कुछ न कुछ मॉरल लेसन आपको सिखा के जाएगी। ठीक। तो अब मॉरलिटी प्ले की सेंट्रल डिवाइस क्या होगी? तो इसकी सेंट्रल डिवाइस है एल्गरी। क्योंकि अगर जो कोई भी चीज शिक्षा दे रही है, आपको डबल मीनिंग दे रही है, शिक्षा दे रही है, तो वो ज्यादातर एल्गरी के पोर्शन में ही उसको डाल दिया जाता है।
तो अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो आपका ये होता है मॉरलिटी प्ले, अब इसमें देखेंगे यही चीज आपको किताब में दी गई कि पहली चीज ये ड्रम जो है ड्रामेटाइज्ड एल्गोराइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्रिश्चियन लाइफ in plot form of a quest for salvation, in which the crucial events and temptations, sinning, and climatic confrontation with death। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अभी तो आपने क्या समझा, मॉरलिटी प्ले को समझा क्या है, एल्गोरिकल प्ले का ड्रामेटाइज्ड वे है। ठीक, अब ये एल्गोरिकल प्ले किस टाइप का होगा ये आपको आगे की लाइनों में बताया गया है। वो प्ले आपका इस टाइप का होगा कि जिसमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपका प्रयास होना चाहिए, और उस मोक्ष की प्राप्ति में आपका मुठभेड़, मतलब मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन सी होंगी, जैसे लालच, जैसे आपकी ग्रीड, टेम्पटेशन, ये सब सारी चीजें आपके मार्ग में बाधाएं आएंगी। कब बाधाएं आएंगी? जब मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर आप अग्रसर होगे। अब जैसे इसको और जो है सामान्य शब्दों में आप समझो कि जैसे मान लीजिए मुझे ये लगा कि मरने के बाद मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, जिसको आप जन्नत उन्नत या जो भी बोलते हैं। तो अब मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं क्या करूंगा? मैं तपस्या करूंगा। ठीक, मैं भगवान की जो है आराधना में लीन रहूंगा। तो तपस्या करने में, भगवान की आराधना में लीन रहने में, इसमें बाधाएं क्या क्या आ सकती हैं आप जरा बताओ। अगर जो आप तपस्या करना चाहते हो मार्ग, और जो है भगवान की भक्ति में आप शामिल होना चाहते हैं, तो मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं? क्या क्या आ सकता है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जरा आप दिमाग लगा के बताइए। कोई बताएगा? अच्छा आप ये बताओ कि मैं ये जो कथावाचक के रूप में कथा का वाचन कर रहा हूँ, और आप जो है साइलेंट लिसनर की तरीके से कान में रुई लगा के लिसन कर रहे हैं, तो अगर जो यही करना होता तो मैं जो है इसको सीधे रिकॉर्ड किया होता यूट्यूब पे, तो ये पड़ा ही है। तो वही सफिशियंट नहीं था, यहाँ मैं दोबारा क्यों आया हूँ? कोई बताएगा दोबारा मैं क्यों आया हूँ? जी सर, हम लोग को क्यों आए समझ हैं? में आ गया हैं? हाँ, समझाने के लिए हम लोगों को। सर, अच्छे से तो समझाने के लिए। तो समझाने के लिए आए हैं। जब कुछ पूछा करें तो खट से तुरंत आंसर दिया करो आप, ठीक है? क्योंकि यहाँ कन्वर्सेशन में इसलिए करवा रहा हूँ कि जो आपके दिमाग में कुछ भरा है, वो भरा जो है वो भरा निकल जाए। फंस कहाँ रहे हो, वो जैसे कुछ बोलोगे मुझे पता चल जाएगा। तो इसलिए जब भी तुरंत दिया जाए, खट से तुरंत बोला करिए। तो अब आप ये बताओ कि अगर जो तुमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो उसके मार्ग में कौन कौन सी बाधा आएगी? जैसे शारीरिक सांसारिक बंधन है हमारे, उसमें बंधे रहते हैं हम लोग, वो सारी चीजें आ सकती हैं, वो हमें भक्ति नहीं हाँ। करने देते। देखो, संसारिक बंधन एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है और इसी में सारी चीजें आ गई। अब संसारिक बंधन क्या है? संसारिक बंधन में क्या है? काम है। संसारिक बंधन में क्या है? क्रोध है। संसारिक बंधन में क्या है? मद है। संसारिक बंधन में क्या है? लोभ है। आपने रामायण देखा होगा, महाभारत देखा होगा, तो उसमें जब भी आपने देखा होगा कोई भी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो चार राक्षस आके उनको परेशान करते हैं। सबसे पहले तो इंद्रदेव आते हैं। इंद्रदेव क्या करते हैं? चार अप्सरा भेज देंगे कि जाओ भैया नाचो, अब इनकी आप जो है तपस्या को भंग करो। क्यों भंग करो? कहीं ऐसा ना हो कि ये खुद ब्रह्मा जी आ जाएं और इसको जो है वरदान दे दें कि चलो जाओ सिंह जो है इंद्र का सिंहासन ले लो। तो पहली बाधा कौन सी आती है? कि लोभ यही है, कि कहने का मतलब जैसे ये काम क्रोध मद लोभ ये बताते नहीं, तो काम का मतलब यही कि वो जो कहने का मतलब जैसे एंटी जेंडर के प्रति अट्रैक्शन, आप बहुत ज्यादा एंटी जेंडर के प्रति अट्रैक्टिव हैं तो भी ये चीज आपके साल्वेशन में दिक्कत पैदा कर सकती है। आप में बहुत ज्यादा एंगर है तो भी साल्वेशन के मार्ग में आपके बाधा पैदा कर सकती है। आप में अहंकार बहुत ज्यादा है तो भी वो आपके जो है साल्वेशन के मार्ग में बाधा होगी। तो साल्वेशन के मार्ग में बाधा ये इतनी चीजें हो रही। अब आपका जो मॉरलिटी प्ले है, मॉरलिटी प्ले क्या दिखाता है? मॉरलिटी प्ले पहली चीज तो एल्गराइज प्ले होगा।
एल्गराइज प्ले होगा और प्ले है तो जाहिर सी बात है वो ड्रामेटाइज, उसका ड्रामेटाइजेशन आप करेंगे। तो डिफिनीशन में आप देखेंगे आपकी बुक में क्या लिखा है, आपकी बुक में यही लिखा है कि ड्रामेटाइज्ड एल्गोराइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्रिश्चियन लाइफ, मतलब नाटकीकरण, ये जो आपका एल्गोराइज, जो कहने का मतलब ये एल्गरी है, इसका किया जाएगा। अब ये एल्गरी की जो विषय वस्तु होगी क्या होगी, एल्गरी की जो आपकी विषय वस्तु होगी यही होगी कि इसमें एक इंसान रहेगा, वो मोक्ष पाना चाहेगा, और उस मोक्ष पाने के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आएंगी, ये देखो आपका लिखा है। देखो इसको साल्वेशन चाहिए, और इसमें आपका ये देखो टेम्पटेशन, सिनिंग, क्लाइमेटिक कन्फ्रंटेशन विद डेथ, समझ रहे हैं? ये टेम्पटेशन, सिनिंग और ये डेथ के समतुल्य जो है, इसका एक कहने का मतलब मुकाबला, ये सब इतनी चीजें इसके मार्ग में बाधाएं आएंगी, और इस मार्ग की बाधाओं से निपटते हुए लास्ट में इसको मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। ठीक, तो इस विषय वस्तु पर अगर जो आप एल्गोराइज करके कोई प्ले बनाते हैं तो उस प्ले को मॉरलिटी प्ले बोला जाता है। अब ये चीज आपके समझ में आई, मॉरलिटी प्ले क्या होती है? मॉरलिटी प्ले पहली चीज एल्गोराइज होने के कारण आपको एक मॉरल सिखाएगी, और प्ले है तो जाहिर सी बात है इसकी कुछ स्टोरी होगी, विषय वस्तु होगी। तो स्टोरी क्या होगी? स्टोरी इसकी यही होगी कि एक व्यक्ति होगा, उसको मुक्ति चाहिए या मोक्ष चाहिए या उसके लिए जो भी शब्द आप यूज कर लो, और वो मोक्ष के मार्ग जो है, मोक्ष के लिए अग्रसर होगा, कहने का मतलब मोक्ष पाने के लिए काम शुरू करेगा। अब वो चाहे तपस्या करे चाहे जो भी करे, वो काम शुरू करेगा, और जब काम शुरू करेगा तो उसके मार्ग में बाधा आएगी, जैसे उसको लालच या टेम्पटेशन का मतलब लुभाया उसको जाएगा। तो लुभाया किससे जाएगा? लुभाया इन्हीं सब सांसारिक चीजों से लुभाया जाता है, जैसे लुभाने के लिए आपके रिश्ते नाते, लुभाने के लिए एंटी जो है जेंडर के प्रति अट्रैक्शन, ये सब सारी धन, यही सब आपको लुभाते हैं, तो उसको लुभाया जाएगा, और अपराध उसमें जो है शामिल कराए जाएंगे, और डेथ का भय उसको जो है कहने का मतलब मन में सताएगा। तो ये सब सारी चीजें आपके मुक्ति के मार्ग में बाधा पैदा करती हैं। यही विषय वस्तु पे अगर जब आप कोई प्ले लिखते हैं तो वो प्ले आपका कौन सा प्ले माना जाएगा? मॉरलिटी प्ले माना जाएगा। और अगर जो आपने रामायण देखा होगा, आपने महाभारत देखा होगा, या कोई भी धार्मिक सीरियल अगर जो आपने देखा होगा, तो उसमें ये सब चीजें अपने इंडियन कल्चर में भी बड़ी सामान्य सी हैं। तो ऐसा अगर जो कहीं आपको स्टोरी मिल जाए तो समझ लेना कि ये मॉरलिटी प्ले है। बात समझ में आई? अब मॉरलिटी प्ले का जो है सेंट्रल डिवाइस क्या होती है? एल्गरी। अब एल्गरी को क्या करोगे आप? अब जैसे इसमें एक करेक्टर आप वाइस ले लेते हो, एक करेक्टर आप सिन ले लेते हो, एक करेक्टर आप डेथ लेते हो। अब इनका, जैसे मान लो मैं आपको ये बताऊं कि मैं पूजा कर रहा हूं, मुझे साल्वेशन चाहिए, और पता चला कि डेथ डेथ मेरे सामने आ गई और मुझे भय दिखाना शुरू कर दी। तो ये आप नॉर्मल सा आप दिमाग लगाओ कि क्या डेथ वास्तव में एक कंक्रीट नाउन है? डेथ जो है कंक्रीट नाउन है? डेथ को आप टच कर सकते हो? डेथ को आप नहीं पकड़ सर। सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है डेथ क्या है? डेथ एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। सिन क्या है? सिन, सिन जो पैराडाइज लास्ट में आपने सिन पढ़ा है, सिन को आप पकड़ सकते हैं? सिन को आप छू सकते हो? अपराध को छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं? मैंने कहा अपराध को पकड़ो, आप पकड़ पाओगे? नहीं। अपराध को पकड़ पाएंगे? मैं बोलूं कि जाओ अपराध को पकड़ के दो तमाचा मारो, मार पाओगे? नहीं सर। तो जिसको आप, जो जिस पे आपकी पांचों इंद्रियां काम न कर पाए, उसी को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर जो आपने पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ाऊंगा। तो अब जॉन मिल्टन ने क्या किया? जॉन मिल्टन ने डेथ एक कैरेक्टर लिया, उन्होंने सिन कैरेक्टर लिया, और सिन और डेथ जब एब्स्ट्रैक्ट थिंग है तो बिना इनका पर्सनिफिकेशन किए आप एल्गरी कैसे बना सकते हैं? तो पहली चीज, मॉरलिटी प्ले बनाने के लिए आपको पर्सनिफिकेशन का यूज करना पड़ेगा, और पर्सनिफिकेशन का यूज करते हुए आप उसको उसका एल्गराइजेशन करना पड़ेगा, और एल्गराइजेशन के जरिए आपको एक स्टोरी देनी पड़ेगी, और वो स्टोरी की विषय वस्तु पहले से निर्धारित है। बात समझ में आई? तो इसमें यही बताया गया है कि इसमें जब ये वाला आप प्ले लिखते हैं तो इसमें एक करेक्टर वाइस होता है, समझ रहे हैं? तो ये वाइस ही ये सब सारा काम करता है, कहने का मतलब यही टेम्पटर होता है, यही आपको लुभाने का काम करता है। कभी कभी ये बफून का भी रोल करता है, समझ रहे हैं? जैसे शेक्सपियर का जो फाल्स्टफ है, फाल्स्टफ का नाम आपने सुना है?
हेनरी फिफ्थ में आपको मिलेगा। जी सर। तो फाल्स्टाफ का जो रोल है, तो जब अब अच्छा पहले ये सब जो ड्रामा थे, ड्रामा कहाँ से शुरू हुए थे? तो ड्रामा ये आपके चर्च से शुरू हुए थे। तो चर्च में फाल्स्टाफ टाइप का रोल किसके द्वारा किया जाता था? तो ये वॉइस के द्वारा ही किया जाता था। तो कहने का मतलब अब वॉइस को आप ऐसे समझो कि वॉइस क्या है? एक ठिठोलिया है, एक कहने का मतलब बफून आप समझ सकते हो, एक लुभाने वाला है, एक तुमको परेशान करने वाला है, ठग है। तो फाल्स्टाफ को ये माना जाता है कि ये वॉइस से ही प्रभावित होकर के शेक्सपियर ने फाल्स्टाफ नामक कैरेक्टर गढ़ा है, या फाल्स्टाफ टाइप के कैरेक्टर इन्हीं से प्रभावित होकर गढ़े जाते हैं। बात समझ में आई? तो जो मॉरल्टी प्ले आपके होते थे, मॉरल्टी प्ले में जो जोकर की भूमिका होती थी वो वॉइस के द्वारा निभाई जाती थी। जो लुभाने वाला, कहने का मतलब आप उसको एक टाइप से खलनायक समझ सकते हो, उसकी भूमिका कौन निभाता था? तो यही वॉइस निभाते थे। वॉइस का मतलब अपराध, समझ रहे हैं? अब अपराध भी ऐसे कुछ हो नहीं जाता है, अमूर्त आपका जो है कहने का मतलब वो संज्ञा है, तो उसको बिना पर्सनिफिकेशन के आप उसका जो है कंक्रीट उसको रूप आप नहीं दे सकते हैं। चलो इसको तो आप समझ ही गए होंगे। अब नंबर आता है, देखो आपने पढ़ा क्या? आपने पढ़ा माइकल प्ले, आपने पढ़ा मिजरी प्ले, फिर आपने क्या पढ़ा? मॉरल्टी प्ले। मॉरल्टी प्ले के बाद अब किसका नंबर आता है? इंटरल्यूड्स का नंबर आता है। ठीक, इंटरल्यूड क्या चीज होती है? फार्स का नाम आपने सुना है? फार्स, फार्स का नाम इसके पहले हमने आपको पढ़ाया है। फार्स क्या चीज होती है? अच्छा बताओ, जैसे फार्स आपने लिखा, फार्स में ज्यादा क्या होगा? फार्स में कॉमेडी ज्यादा होगी कि फार्स में ट्रेजेडी ज्यादा होगी? सर कॉमेडी कॉमेडी ज्यादा होगी। हाँ, कॉमेडी ज्यादा होगी। अच्छा, फार्स में कॉमेडी ज्यादा होगी तो किस टाइप की कॉमेडी होगी? क्या वो जो है फोर ह्यूमर्स के ऊपर आधारित कॉमेडी होगी? इलॉजिकल चीजों पे डायलॉग, होगी सर। नहीं सर, नहीं सर। डायलॉग, डायलॉग इसके क्या विटी होंगे, या डायलॉग क्या इसके जो है विटी नहीं होंगे? तो पहली बिटी चीज, होंगे फार्स का सर। विटी नहीं होते हैं। जो सर जो एब्सर्ड फार्स से होता है होता है, एकदम, मीनिंगलेस चीजों पे हंसी, मतलब हंसा जाता है, मीनिंगलेस चीजें होती हैं एकदम। अब फार्स का जो भी परिभाषा समझते हो, इससे ये लग रहा है कि आप लोग बहुत मन से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये इतने ही मन से अगर जो आप पढ़ाई पढ़ेंगे तो सिलेक्शन उलेक्शन भूल जाओ। अब तुमको फार्स नहीं पता है, तो जबकि वो चीज हमने आपको पढ़ाई है। फार्स का मतलब, फार्स का पहला ही क्राइटेरिया यही होता है कि जो इसके डायलॉग होते हैं ये लोअर जेंट्री के लिए बनाए। ये फार्स जो इंटरटेनमेंट का साधन है, ये लोअर जेंट्री के इंटरटेनमेंट का साधन है। कहने का मतलब इसमें जब लोअर जेंट्री के एंटरटेनमेंट का साधन है, तो इसमें क्या होगा? इसके जो डायलॉग्स होंगे वो विटी नहीं होंगे, बहुत बुद्धिमानी। जैसे जो एक होता है आपका जो है श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग, या आप समझ सकते हैं गांव के जो है, गांव के लोग, उनको हंसाने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए तुम बड़े बिटी प्ले उनको दिखाते हो, कि सामान्य से प्ले दिखाते हैं जिसको बच्चा भी समझ जाए? नौटंकी गांव में देखे हो कि नहीं देखे हो? तो उसका इंटेलेक्चुअलिटी लेवल क्या होता है? उसका इंटेलेक्चुअलिटी लेवल बहुत नहीं होता, उसके डायलॉग बहुत जो है बहुत विटी नहीं होते हैं। हाई कॉमेडी, लो कॉमेडी आपने पढ़ा है? हमने बताया है कि नहीं बताया है? हाई कॉमेडी और लो कॉमेडी ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जी सर। जी हाई सर। कॉमेडी क्या होती है? इसमें सर अच्छा एक इंटेलेक्चुअल मिनट, होता है। एक चीज, हाँ इंटेलेक्चुअल। लो कॉमेडी क्या होती है? वो बच्चों के लिए जो कहानियां होती हैं वो लो कॉमेडी हो। सर इंटेलेक्चुअल नहीं हाँ होता है। हाँ, बच्चों चच्चों भूल जाओ, शब्दों के हेर फेर से ही परीक्षा में ऐसी तैसी आप कर लेते हैं। बच्चों चच्चों मत किया करिए, बच्चों चच्चों के लिए नहीं होता है। पहले कहने का मतलब उसके सेट, हर टर्म्स के सेट वर्ड होते हैं, और वो सेट वर्ड यही निर्धारित करवा देते हैं कि फोकस किस पे कर रहा है। जो लो कॉमेडी होती है उसके डायलॉग्स विटी नहीं होते हैं, ना पता हो तो इसको कहीं नोट कर लो। हाई कॉमेडी होती है उसके डायलॉग्स आपके विटी होते हैं। विटी होने का मतलब उसको इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग ही समझेंगे, उसको जज समझेगा, उसको मास्टर समझेगा, उसको वकील समझेगा, उसको पढ़ा लिखा इंसान समझेगा। अब जैसे मैं बोलूं कि जब आप हंसते हैं तो मुझे अपने पूर्वजों की याद आ जाती है,
और इसी को मैं जो है इसका विदाउट बिट के अगर जो यही चीज मुझे बोलना पड़े तो मैं ये बोलूंगा कि जब आप हंसते हो तो मुझे बंदरों की याद आती है, मुझे लगता है कि बंदर हंस रहे हैं। ये हो गया सामान्य सा तरीका बोलने का कि मैंने तुमको बंदर बना दिया। और इसके पहले वाला हमने क्या बोला था कि जब आप हंसते हैं तो मुझे अपने पूर्वजों की याद आती है। तो इसको कौन समझेगा? इसको समझने के लिए बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों की जरूरत होगी। आपके पूर्वज कौन थे? आपके पूर्वज होमोसोपियंस थे। होमोसोपियंस कौन थे? चिंपांजी थे। चिंपांजी मतलब बंदर। अब हमने डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में बोला, वो समझेगा कौन? जो विटी पर्सन होगा वही समझ पाएगा उसको। तो जो हाई कॉमेडी होती है उसके डायलॉग्स हमेशा इंटेलेक्चुअल लेवल समझने वाले उनके लिए बनाया जाता है, वो कॉमेडी हमेशा उन्हीं के लिए होती है। जो लो कॉमेडी होती है उसके डायलॉग्स हमेशा जो है सामान्य टाइप के होते हैं कि उसको सीधा सीधा बोला जाता है, सीधा सीधा समझा जाता है, लोअर जेंट्री के लिए वो बनाया जाता है। तो फार्स जो होता है ये लो कॉमेडी से रिलेटेड होता है। इंटरल्यूड इसी फार्स से संबंधित होता है, इसलिए मैं इतनी राम कहानी बता रहा हूं। और ये आपने देखा होगा एमएच अब्रम्स पागल नहीं थे। उन्होंने पहले आपको हाई कॉमेडी बताई है, फिर लो कॉमेडी बताई है, फिर फार्स बताया, अब इंटरल्यूड बता रहे हैं। मैं फार्स पूछ रहा हूं आपको नहीं पता, मैं लो कॉमेडी पूछ रहा हूं आपको नहीं पता, तो ये समझोगे कैसे? इतनी क्लास पे क्लास बनती जा रही है, तुम पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, आप जो है कौन सा वो कर रहे हैं। और लास्ट में जो यही होगा कि सर जो है सिलेबस नहीं पूरा हुआ, सर सिलेबस नहीं हो रहा। सिलेबस ऐसे सिलेबस तो मैं जो है कहने का मतलब अगर जो इस पे ढंग से लग जाऊं तो 10 दिन में ये किताब खत्म हो जाएगी। तो कुछ आप भी तो फीडबैक दो, हमको भी लगे कि हाँ आप मेहनत कर रहे हो। और इससे ज्यादा व्यवहारिक तरीके से कोई आपको बताएगा? जिस व्यवहारिक तरीके से मैं एमएच अब्रम्स को आपको बता रहा हूं, इतना व्यवहारिक तरीका आपको कोई बताएगा? नो सर। किताब खोद डालना हमने भी पढ़ाई की है 16 से लेके 19 तक। 16 वाली परीक्षा 19 में हुई है। हमने भी यूट्यूब बहुत खेला है। लेकिन व्यवहारिक में सैद्धांतिक तरीका आपको यूट्यूब पे बहुत व्यवहारिक तरीका नहीं मिलेगा, और व्यवहारिक तरीका ही रुकता है। तो पढ़ना लिखना हो तो आज ही से अभी तक जितनी वीडियो जो है बनाया हूं या जो है क्लासेस हुई हो, सबको देख के और सबका नोट बना लीजिएगा। और नहीं तो ये समझ लेना कि गारंटी है सिलेक्शन वलेक्शन नहीं होगा। तो जितने टर्म होते हैं उसके लिए सेट शब्द होते हैं। ये बच्चों चच्चों ना बताया करो कि हम पूछे फार्स क्या होता है, हाई कॉमेडी क्या होती है, लो। बच्चों जो आपने बच्चों बोला है, बच्चों का मतलब समझते हैं क्या होता है? बच्चों का मतलब हो जाएगा फिर वो आपका नर्सरी वाली थिंग में चला जाएगा। नर्सरी रिम का नाम सुना है? नॉनसेंस वर्स सुना है? तो नॉनसेंस वर्स क्या होता है? नॉनसेंस वर्स यही होता है, नर्सरी रिम यही होती है कि जो सेंसफुल पर्सन के लिए नहीं लिखा जाता है। तो जहां तुमने चिल्ड्रन यूज किया तो चिल्ड्रन वो चीज फार्स के श्रेणी में नहीं जानी है, लो कॉमेडी के श्रेणी में नहीं जानी है, वो चली जाएगी तुम्हारा सीधे नर्सरी रिम में। और यही परीक्षा में जहां आप चिल्ड्रन और बच्चों करके आओगे, अपनी ऐसी तैसी करवाओगे आप। तो एक चीजें दूसरे चीज से अच्छे से कोरिलेटेड है। जो मैं जिस वे में बताना चाह रहा हूं आप उस वे को पकड़ो। हम कथा बाचे जा रहे हैं, आप लोगों को जो है कोई मतलब है नहीं है। सुबह उठ रहे हो किस लिए उठ रहे हो? ये चीज तो मैं यूट्यूब पे भी बना के डाला हूं। चलो फिर से समझो। देखो कॉमेडी तुम्हारी क्या होती है, दो टाइप की होती है कॉमेडी। एक होती है हाई कॉमेडी। हाई कॉमेडी के जो सर डायलॉग्स होते हैं बड़े। हाँ सर रिकॉर्डेड हो रही है ना? हाँ ये रिकॉर्डेड है। सर मैं लीव कर सकता हूँ? हाँ लीव कर जाइए। थोड़ा एग्जाम में सर ड्यूटी है ना, थोड़ा जाना है, पेट नहीं में आप दर्द है। जाओ। ठीक जाओ। देखो हाई कॉमेडी क्या होती है? हाई कॉमेडी होती है जिसमें डायलॉग्स आपके विटी होते हैं। विटी का मतलब क्या होता है? इनको लोअर जेंट्री नहीं समझ पाएगी। तो लोअर जेंट्री किसको नहीं समझ पाती? इंटेलेक्चुअलिटी वाली जहां आप डायलॉग्स डालोगे। जैसे हमने आपको बताया था कि जब आप हंसते हैं तो मुझे अपने पूर्वजों की याद आती है। ये तो मैंने एक डायलॉग, उसका एक डायलॉग बताया है। किस प्ले का? हाई कॉमेडी के एक का जो है डायलॉग बताया है। तो यहाँ जो हम अब अच्छा हाई कॉमेडी के जीता जागता उदाहरण कौन सा है? हाई कॉमेडी में आपका जो ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स वैनर्स वो आते हैं क्या? कॉमेडी ऑफ मैनर्स आते हैं या फोर ह्यूमर्स के ऊपर बेस्ड जिसकी आप कॉमेडी बोलते हैं, वो ज्यादातर हाई कॉमेडी से ही रिलेटेड होती हैं। उसके डायलॉग्स विटी होते हैं वहां पर।
तो हाई कमडी के डायलॉग्स आपके विटी होंगे। जो लो कमडी होती है इसके डायलॉग्स विटी नहीं होते हैं। इसको रिक्शा चलाने वाला भी समझ सकता है और इसको रिक्शा चलाने वाला नहीं समझेगा। हाई कमडी को रिक्शा चलाने वाला नहीं समझ पाएगा, इनको समझ जाएगा। और फार्स इसी लोअर कमडी से संबंधित होता है, समझ रहे हैं। फार्स जो होता है पहली चीज तो कमडी के जैसे होता है, लोअर जेंट्री को ध्यान में रख के ये बनाया जाता है। अब लोअर जेंट्री को अगर जो तुमको खुश करना होगा तो नॉर्मली बहुत सामान्य से जोक आप यूज करते हो, आप उसमें कपड़ों से उनको हंसाते हो, जैसे जोकर। तो जोकर अगर जो किसी को हंसा रहा है तो जाहिर सी बात है वो बड़ा इंटेलेक्चुअल नहीं माना जाएगा कि लाल पीला कपड़ा पहन के और नाक पे बड़ी सी लगा के मैं तुमको अगर जो हंसा रहा हूं तो तुम हंसने वाले बड़े इंटेलेक्चुअल नहीं हो, ये माना जाएगा कि तुम्हारा स्तर अभी बहुत बिलो है। तो फार्स में क्या होता है, लोअर जेंट्री के लिए बनाया जाता है। गेस्चर्स पे इसकी जो है जो आपकी कामिक होती है ये गेस्चर्स के ऊपर आधारित होती है, कपड़ों के ऊपर आधारित होती है। इसके डायलॉग बड़े जो है कहने का मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल इनके कम होते हैं और इसी फार्स के गुण से ये आपका इंटरल्यूड बनता है। तो अब बताओ इंटरल्यूड किस टाइप का होगा। इंटरल्यूड में भी इसके जो डायलॉग्स होंगे वो विटी नहीं होंगे, उसको बच्चा कच्चा भी समझ सकता है। बच्चा कच्चा समझने कहने का मतलब ये नहीं कि वो नर्सरी रिम में तुम ढकेलो, डायलॉग इसके विटी नहीं होंगे, रिक्शा चलाने वाला भी इसको समझ सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये इंटरल्यूड का लिटरल मीनिंग क्या होती है वो समझो। इंटरल्यूड का मतलब होता है दो चीजों के बीच में जब आप कोई चीज रखते हैं तो इसको बोला जाता है इंटरल्यूड। जैसे सैंडविच खाया है आपने, तो सैंडविच में क्या होता है, बीच में कोई चीज रखी जाती है और नीचे ऊपर ब्रेड लगाया जाता है। तो ऐसे होता है इंटरल्यूड दो एक्ट के बीच में। जैसे मान लो 5 एक्ट का प्ले मैं लिख रहा हूं, 5 एक्ट का प्ले मैंने लिखा, 4 3 4 5। तो ये एक्ट बड़े बड़े होते हैं तो इनको हो सकता है सुनते सुनते आप ऊब जाओ, तो इसके बीच में एक छोटा सा ड्रामा रखा जाता है। एक एक्ट से दूसरे एक्ट के बीच में आप उसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप कॉमिक रिलीफ टाइप की चीजें होती नहीं है प्ले में, जब टेंशन आपका कम करना होता है तो कॉमिक रिलीफ डालते हैं। तो एक एक्ट से दूसरे एक्ट के बीच में जब जाते हैं तो कभी कभार उनके बीच में एक फार्स टाइप का एक जो है हंसी वाला कोई प्ले डाल दिया जाता है दर्शकों के टेंशन को कम करने के लिए, और इसी को बोला जाता है इंटरल्यूड। तो इंटरल्यूड पहली चीज क्या हो सकती है, कहाँ आपको मिलेगी, तो एक्ट के बीच में मिल सकती है। दूसरी इंटरल्यूड कहाँ मिलेगी, तो जैसे पहले बड़े बड़े लोग होते थे तो वो इंटरल्यूड रखते थे, कहाँ रखते थे, जैसे उन्होंने एक दावत का आयोजन किया, दावत का उन्होंने आयोजन किया तो उस दावत में वो एक इंटरल्यूड रखते थे। इंटरल्यूड का मतलब अभी यहाँ क्या होगा कि डायलॉग उसके विटी विटी नहीं होंगे, लोअर स्तर के जो है समझने वाला होगा, हंसी वाला होगा, फार्स के करीब होगा, कॉमेडी के करीब होगा। ये इंटरल्यूड की क्वालिटी होगी। तो इंटरल्यूड आपको दो जगह कहाँ मिले, एक तो एक्ट के बीच में, दो एक्ट के बीच में मिल रहे हैं, किसी फीस्ट में आपको मिल रहे हैं। तीसरी जगह कहाँ मिलेगा, ये स्वतंत्र भी हो सकते हैं। जैसे आपका थॉमस हाईवुड का 4P है, वो भी इंटरल्यूड है, वो स्वतंत्र है, वो किसी दावत का हिस्सा नहीं है, वो किसी दो प्ले के बीच में नहीं डाला गया है, समझ रहे हैं, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। तो इंटरल्यूड पूछा जाएगा क्या है, परीक्षा में पूछा जाएगा, इसके डायलॉग विटी होते हैं कि लो, तो पता चला लो लो होते हैं, तो ये किसके लिए होता है, लोअर जेंट्री के लिए होता है। तो लोअर जेंट्री से रिलेटेड और क्या चीज हो सकती है, फार्स है। लोअर जेंट्री से संबंधित और क्या हो सकता है, लो कमडी हो गया। तो परीक्षा में पता चला इनसे इनके आसपास लो कमडी ऑप्शन में दिया गया है, अब आप इसको टिक ही नहीं कर पा रहे हो। फार्स दिया गया है तो कह रहे हो यार फार्स तो दूसरी चीज होती है, मैंने दूसरा पढ़ा है। तो सब जितने भी टर्म्स हैं सब आपस में एक दूसरे में इंटरकनेक्ट हैं, और वो क्वेश्चन पूछने वाले के नजरिया के ऊपर होता है। अगर जो ढंग से क्वेश्चन बना दे तो जितने तथाकथित सब विद्वान बने बैठे हैं सब फाल फ्लैट हो जाएंगे, जैसे अभी आप बता रहे थे। ये चीज क्लियर हुई, इंटरल्यूड क्या होता है। यस सर। हाँ, ये वाली पढ़ाई अब मत करना जो पढ़ाई आप कर रहे हो सकता है हमारी चीजें बड़ी बुरी लगे, लेकिन बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, आप अगर जो हमसे जुड़े हैं विकास के लिए जुड़े हो, तो विकास जैसे होगा वो बे में आप पढ़ो, आप अपना बे वो मत लगाओ। और बे लगाओगे तो ऐसे आप बताओगे। ये ट्रूप्स क्या होता है, देखो ट्रूप्स तुमको दो जगह मिलेगा। एक ट्रूप्स तुमको मिलेगा फिगर ऑफ स्पीच में, वो
उस ट्रूप्स को बोला जाता है फिगर ऑफ थॉट, वो अलग की चीज होती है। यहाँ सेम स्पेलिंग है, सब कुछ है, लेकिन इसका मतलब दूसरा है। मतलब क्या है कि जो आपके चर्च की सर्विस में या चर्च चर्च के दौरान क्रिश्चियन रिलीजन का प्रचार करने के लिए ड्रामा यूज किए जाते थे। देखो, ड्रामा की उत्पत्ति हुई है चर्च से। चर्च में ड्रामा की उत्पत्ति क्यों हुई है? चर्च में ड्रामा की उत्पत्ति इसलिए हुई है कि जैसे मान लो कि हमको अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं आपको उपदेश दूंगा कि क्रिश्चियन रिलीजन में ऐसे है, क्रिश्चियन रिलीजन में वैसे है। तो हो सकता है मेरा उपदेश सुन के आप मेरे धर्म में उतना जल्दी कन्वर्ट ना हो। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया? उसके लिए इन्होंने मंचन का भी प्रयास करवाया। कि कहने का मतलब, जैसे जो उपदेश सुनने लायक लोग हैं, उपदेश सब लोगों को समझ में भी नहीं आता है, तो जो इंटेलेक्चुअल टाइप के हैं वो तो ओरली बोलने से समझ जाएंगे। जो लोअर एकदम क्लास के हैं तो उनको दिखाना पड़ता है, वो ज्यादातर देखने वाली चीजों में विश्वास करते हैं। तो उसी के लिए उन्होंने मंचन की व्यवस्था करवाई। तो जब मंचन की व्यवस्था करवाई तो ड्रामा की उत्पत्ति वहीं से हुई। तो पहले ड्रामा ये सब मठों में ही चला करते थे, मठों के बाद तब ये पब्लिक में आए। जब पब्लिक में आए तो इसमें मनोरंजन के साधन और बढ़ा दिए गए। जब तक चर्चों में थे तब तक ड्रामा में उतना रस नहीं था। जब ये पब्लिक में आ गए, पब्लिक कहने पब्लिक प्लेस पे इनका मंचन किया जाने लगा, जैसे पादरियों के मन में भी बड़ा लोभ आ गया कि अभी मैं चर्च में कर रहा हूं तो हो सकता है 1000 लोग देखें, मैं इसको मार्केट में करूं तो 10,000 लोग देखें। तो मार्केट में जब करना शुरू कर दिए तो मार्केट वाले भी डिमांड करना शुरू कर दिए कि भैया बीच में एक गाना इसमें डाल दो कि लाली पाप लागे लो। तो जनता की डिमांड पे वो भी गाना पड़ना। तो जब जनता की डिमांड पे इस टाइप के गाने पड़ना शुरू हुए, कहने का मतलब लूज टाइप के कमेंट्स, तो फिर उनका जो है डिग्रेशन शुरू हो गया। कहने का मतलब वो सोसाइटी की चीजों से प्रभावित हो गए। फिर अब आ गया वो कमडी में जो है फार्स आ गया, कहने का मतलब वो जोकरई उसमें घुस गई, ये सब सारी चीजें उसमें घुसना शुरू हो गई। तो ये जो ये ट्रूप्स थे, ट्रूप्स स्पेशली चर्च के ड्रामा होते थे और इनका संबंध इसी, कहने का मतलब इंटरल्यूड से होता था या हंसने वाली चीजों से इनका संबंध होता था। लेकिन होता क्या था, स्पेशली ये वाइस के ऊपर जो है निर्भर होते थे। वाइस एक करेक्टर होता है, वो करेक्टर हमेशा बफून का रोल जो है करता है, ठिठोलिया को करता है, लेकिन निगेटिव वे में भी वो होता है। कहने का मतलब ऐसा खलनायक जो जोकर हो और प्लस जोकर तो हो ही। तो ट्रूप्स आपके क्या होते हैं, स्पेशली ये चर्च के ड्रामा होते हैं। अगर जो कुछ समझ में आए तो ठीक है, न समझ में आए तो इतना याद रखना कि ट्रूप्स का यूज अगर जो आपने ड्रामा के लिए किया तो ये माना जाएगा कि ये चर्च से रिलेटेड ड्रामा। और ये लैटिन वर्ड है, ये आपका कौन सा वर्ड है? ये आपका लैटिन वर्ड है। तो ये भी पूछा जा सकता है कौन सा वर्ड है लैटिन है। ड्रामा के सेंस में इसका क्या मीनिंग निकलेगा? तो ड्रामा के सेंस में रिलीजियस ड्रामा निकलेगा, चर्च वाला ड्रामा निकलेगा। और डीप में पूछेगा तो आप बताएंगे वही, इसमें जो है वही लोअर क्लास का बोलबाला होता है, वाइस वाइस इसमें ज्यादा होते हैं। अब ये देखो 4P लिखी गई। ये 4P इंटरल्यूड का मैंने आपको कितने क्राइटेरिया बताया है? इंटरल्यूड के कितने इंटरल्यूड कहाँ कहाँ मिलेगा, खाली मुझे यही आप बता दो। सुन रहे हैं क्लास सब में कि प्ले सब में लोग चले गए? मिलेगा, दावत में जी मिलेगा, सर, जी सर। हाँ एक्ट के बीच में मिलेगा सर। हाँ, देखो तुम्हारा बोलने का स्तर जो कुछ भी मॉरल हो वो मायने नहीं रखता है, वो मायने नहीं रखता है। ठीक, आप उसको जैसे मैं जो जिस वे में बोल रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि आप उस वे में बोलो। या मैंने भी जहां से सीखा होगा तो मैंने भी इसको अपने वे में बोला है, तभी ये रुकी है। तो वे के पीछे आप न जाओ, और न वे आप रांग करते हो तो मुझे तब भी जो है वो, कहने का मतलब हम अपना दिमागी स्थिति नहीं खोते हैं। दिमागी स्थिति हमारी तभी बिगड़ती है जब आप उस मेन चीज को न समझ करके उसकी पूंछ पकड़ के तुम चढ़ना शुरू करते हो। तो अभी जो आपने बताया ये सेटिस्फैक्टरी आंसर है। सेटिस्फैक्टरी आंसर कहने का मतलब, जैसे आपने बताया कि आपको कहाँ मिल सकते हैं, तो आपने बताया 2 एक्ट के बीच में मिल सकते हैं, दावत में मिल सकते हैं। ठीक, मुझे अच्छा लगा। तीसरा कहाँ मिल सकता है? प्ले दावत। सर स्वतंत्र भी होते हैं इंटरल्यूड। स्वतंत्र भी होते हैं। तो स्वतंत्र के 1-2 उदाहरण बताओ। तो वही 1-2 उदाहरण इसके 4P है। 4P तुम्हारा स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र होगा क्या? क्वालिटी तो वही रहेगी भाई। इंटरल्यूड की जो क्वालिटी होती है कि इसके डायलॉग्स लोग जो है, कहने का मतलब लोअर जेंट्री के लिए जो उनको परिप्रेक्ष्य में रख के बनाए जाएंगे।
इंटेलेक्चुअलिटी उसमें इतनी नहीं होगी, इसमें जोकरई ज्यादा होगी। जोकरई का मतलब जैसे तुमको हंसाना हो तो मैं कपड़ा अपना जो है फटा कपड़ा पहन के, लैला मजनू वाला कपड़ा पहन के मैं तुमको हंसाऊं, नाक पे बड़ी सी जो है टोपी लगा के तुमको हंसाऊं, जैसे कि जोकरों को आपने देखा होगा। तो ये सब हंसाने का तरीका बहुत लोअर क्लास का माना जाता है। जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग जोकरई देख के कम हंसते हैं। तो जैसे होता नहीं कि गजल कभी आपने सुना है? जी सर। गजल, गजल समझ में आती है? तो गजल ये आप समझ लो कि सबके समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उसमें उर्दू के डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड यूज होते हैं। और पहली चीज, उस वर्ड की मुझे मीनिंग नहीं पता होती है। तो जब मुझे मीनिंग ही नहीं पता होगी तो मैं गजल का आनंद कैसे लूंगा? तो फिर हमको अच्छा क्या लगता है? हमको अच्छा फिल्मी गाने लगते हैं। फिल्मी गाने क्यों लगते हैं? हॉलीवुड के, या आपका जो है बॉलीवुड के। हॉलीवुड तो वैसे भी जो है कहने का मतलब अपना नेटिव नहीं है। तो बॉलीवुड के हम लोगों को गाने अच्छे लगते हैं। गाने क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि हम उसको समझते हैं। उसमें शब्द क्या यूज होते हैं? उर्दू के उतने ज्यादा शब्द यूज नहीं होते हैं। शब्द वही यूज होते हैं जो हमारे प्रचलन में है, वो शब्द यूज करेंगे। अब इंटेलेक्चुअलिटी के मामले में देखा जाएगा तो गजल आपकी इंटेलेक्चुअलिटी, उसके डायलॉग्स, उसके जो शब्द हैं वो इंटेलेक्चुअल माने जाएंगे, क्योंकि उसको सब नहीं समझ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग ही उसको समझ रहे हैं। तो गजल आपकी इंटेलेक्चुअल हो गई है। जो आपके जो कहने का मतलब बॉलीवुड के गाने हैं ये इंटेलेक्चुअल गजल की तुलना में नहीं माने जाएंगे। अच्छा, भोजपुरी हुए या हरियाणवी हुए, ये कैसे होते हैं? तो ये इंटेलेक्चुअलिटी के मामले में आपके बॉलीवुड के गानों से भी नीचे होते हैं। अब जैसे एक गांव का आदमी है, जैसे मान लो पूर्वांचल का कोई आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, भोजपुरी बोल रहा है, तो क्या उसको हिंदी सिनेमा के गाने उतने समझ में आते हैं? उसको हिंदी सिनेमा के गाने भी नहीं समझ में आते हैं। उर्दू वाले या जो आप बोल गजल, तो उनकी समझ सीमा से बहुत बाहर की चीज है। या उधर कोई मान लीजिए पश्चिमी क्षेत्र का कोई व्यक्ति है, तो उसको वही हरियाणवी गाने समझ में आएंगे जो लोअर स्तर के लिए होते हैं। और उसमें आपने हरियाणवी गाने गाने हों या भोजपुरी गाने हों, उनका स्तर कभी आपने देखा है? उनमें वल्गैरिटी का लेवल और बढ़ जाता है। वल्गैरिटी का लेवल जब बढ़ेगा तो डायरेक्ट लोअर जेंट्री उसको इतना वल्गर, देखो वल्गैरिटी सबको अच्छी लगती है। तो वल्गैरिटी एक होती है इंटेलेक्चुअल वल्गैरिटी और दूसरी होती है बिल्कुल एकदम ओपन वल्गैरिटी। तो अब ये जो लोअर जेंट्री वाले लोग होते हैं इनको ओपन वल्गैरिटी ही समझ में आती है। एकदम ऐसा वो गाना जो है गाएंगे जिसे लाली पाप लागेलू, फलनवा लागेलू, ढमकवा लागेलू, या ऐसे हरियाणवी गाने भी ऐसे एकदम ओपन वो लोग गाते हैं। ठीक। और यही चीज आप हिंदी मूवी में चले जाओ तो उनका जो है गाने का स्तर कुछ और होता है। गजल में आप चले जाओ उनका गाने का स्तर और कुछ ऊपर का होता है। वो उतने सुनने में आपको कानों को भद्दे नहीं लगते हैं। तो जो ये आपका फार्स होता है, जो आपके इंटरल्यूड होते हैं, जो ये सब आप छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं, इन यही समझो कि ये एज ए भोजपुरी, जैसे भोजपुरी गानों का जो कंटेंट होता है वही इनका फार्स का भी कंटेंट होता है। समझ रहे हैं? और इसी फार्स से आपका इंटरल्यूड बना है, तो इसमें भी वही चीज आपको मिलेगी। अब बात समझ में आई? जी। लो कॉमेडी समझ में आया क्या चीज होता है? हाई कॉमेडी समझ में आया क्या चीज होता है? यस सर। हम्म। तो कोई चीज अगर जो सर पढ़ो तो इसमें वो पचने वाला होना चाहिए, वो पचे तभी वो रुकता है। और पचेगा नहीं तो रुके उकेगा नहीं, फिर वो डायरेक्ट ऐसे निकल जाएगा। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? सर इसमें जो ये 4 PP दिया हुआ है सर, इसको एक बार समझा दीजिए। 4 PP नहीं समझ में आया। 4 PP एक थॉमस हाईवुड है, उनका इंटरल्यूड का नाम है 4 PP। ठीक है, 4 P ओके। लिखा है। तो 4 P का जी। पेडलर है, ऐसे ऐसे करके इसके 4 नाम होते हैं। पेडलर है जो ऐसे ऐसे करके पीपी से 4 शब्द बनाए गए हैं। तो ये प्रॉपर नाउन है, ये टाइटिल है, एक प्ले की टाइटिल है। जैसे हेमलेट क्या है? टाइटिल है। ओथेलो टाइटिल है। ऐसे 4 P ये टाइटिल है। इसके राइटर कौन है? थॉमस हाईवुड। हेमलेट क्या है? ट्रेजेडी है। 4 P क्या है? इंटरल्यूड है। 4 P का जेनरा पूछा जाएगा तो वो इंटरल्यूड है। बात समझ में आई? जी सर। हम्म। अब देखो इसमें जितने इज्म वाले हैं, जैसे मॉडर्निज्म में दुनिया भर का, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूं, क्योंकि ये आपके क्या है, ये मूवमेंट है। तो मोमेंट को हम सबको एक साथ पढ़ेंगे और क्रिटिज्म को हम सबको एक साथ पढ़ेंगे। अब आता है आपका मोटिव और थीम। मोटिव और थीम क्या चीज होती है?
अच्छा आप ये बताओ, इसको और जारी रखा जाए कि यहीं बंद किया जाए? सर कर दीजिए सर थोड़ी देर। नहीं, थोड़ी देर नहीं चलेगा, ये चलेगा तो पूरा मोटिव थीम खत्म होगा तभी तक चलेगा। तो अगर जो 2-4 ओके सर। मिनट में छुट्टी लेने का मूड हो तो बंद कर दिया जाए। नहीं सर, इस थीम को निपटा दीजिए, खत्म कर दीजिए। हाँ चलो, देखो मोटिव और थीम क्या चीज होती है। जैसे मैंने एक कहानी लिखी, जैसे शेक्सपियर के सानेट हैं, ठीक। तो मैं आपसे पूछूं कि शेक्सपियर के जो सानेट हैं किस विषय वस्तु पर लिखे गए हैं? टोटल जो 154 सानेट इन्होंने लिखा है, उसमें परवेडिंग थिंग क्या है? कहने का मतलब उसमें ज्यादातर बात किसकी हो रही है? तो आप बोलोगे कि सर उसमें ज्यादातर बात जो है लव लव, की हो रही है, लव ठीक। की होती है। अब जैसे एलजी हमने बताया, एलजी, इसकी परवेडिंग थीम क्या है? कहने का मतलब इसमें कौन सी चीजों के बारे में ज्यादा चर्चा किया जाता है? डेथ। तो यही आप बताएंगे। हाँ, मरने जीने वालों व्यक्तियों के ऊपर या दुख के ऊपर, इसी पे ज्यादा चर्चा होगा, ठीक। अब जैसे, तो इसी चीज को बोला जाता है थीम, इसी चीज को बोला जाता है मोटिव। जो परवेडिंग थीम होती है, किसी भी कहानी होगी या आपका जो है कविता होगी या जो भी हो, कोई जनरा कोई भी ले लो आप, उसमें जो परवेडिंग थीम होती है, बहुतायत रूप में जो ज्यादा यूज होती है, उसी को बोला जाता है थीम या मोटिव, ठीक। अब थीम मोटिव आपके समझ में आ गया होगा कि ये जी। कहने का मतलब आप सोच सकते हैं कि सेंट्रल स्टोरी किसके इर्द गिर्द घूम, कहने का मतलब पूरी स्टोरी किस विषय वस्तु के इर्द गिर्द घूमती है। मैंने करेक्टर नहीं बोला है, मैंने विषय वस्तु बोला है। किस विषय वस्तु के इर्द गिर्द घूम रही है? तो लव के घूम रही है तो लव थीम हो जाएगा, हेट के घूम रही है तो हेट थीम हो जाएगा, वार के इर्द गिर्द घूम रही है तो वार थीम हो जाएगा, ठीक। और थीम और मोटिव दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन एक जैसे होते हुए भी इन दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है? अब अंतर आप ऐसे समझो, अब एक तरफ मैं लिखूंगा थीम और दूसरी तरफ लिखूंगा मोटिव, तब दोनों में आपको अंतर समझ में आएगा। जैसे मैंने यहां से एक लकीर खींची, इधर लिखा मोटिव और इधर लिखा है क्या, थीम। अब जैसे मैं क्या करूं, मैं आपको जो है लव, ये देख लो, यही आप लोगों के लिए बड़ा आसान सा है, ठीक। अगर जो मैंने लव मोटिव पे एक पोएम लिखी, इसको पढ़ने के बाद मेरी लव की फीलिंग आप समझेंगे, लेकिन उस फीलिंग को आप अनुभूत नहीं करोगे। अनुभूत करने का मतलब, जैसे मैं अगर जो दारू पी रहा हूं, तो अगर जो मेरा दारू पीना देख करके आप भी दारू पीना शुरू कर दिए, तो ये क्या चीज हो जाएगा? ये थीम के अंतर्गत आ जाएगा। मेरा लव का थीम, कहने का मतलब परवेडिंग चीज अगर जो उसमें लव है, मेरा लव का स्टोरी पढ़ते पढ़ते आप भी लव करना शुरू कर दिए या लव नहीं करना शुरू कर दिए, तो लव के लिए आप परसुएड हो रहे हो। लव के लिए आपके मन में हो रहा है कि नहीं, गुरुजी तो बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, चलो मैं भी करके ट्राई करता हूँ, ठीक। ये जहां तुम्हारे मन में ख्याल आएगा, तैसे वो चीज मोटिव नहीं होगी, वो हो जाएगी थीम। तो थीम में इतना याद रखना कि थीम परसुएटिव होती है, वो परसुएड आपको करती है। थीम परसुएसिव होती है, वो परसुएड करती है। मोटिव परसुएसिव नहीं होती है। एक उदाहरण और समझो, जैसे समझ लो मैं ओसामा बिन लादेन हूं, ठीक। मैंने ओसामा बिन लादेन नहीं, वो समझो क्या, बशर अल बगदादी मैं हूं। बशर अल बगदादी को आप जानते हैं? आतंकवाद को लिटरेचर के माध्यम से और जो है इंटरनेट के माध्यम से सिर्फ पढ़वा करके, बता करके और लोगों को जो है आतंकवादी बना देना, ये अगर जो किसी ने अच्छे से किया है तो वो थे बशर अल बगदादी, आईएसआईएस के संस्थापक थे, ठीक। तो जैसे मैं एक लिटरेचर लिखूं, मेरा लिटरेचर पढ़ने के बाद वो लिटरेचर किस पे हो, मिलिटेंट थीम पे हो, आतंकवाद थीम पे हो, मेरे लिटरेचर को पढ़ने के बाद आप आतंकवादी बन जाओ, तो ये चीज हो जाएगी थीम। मेरे लिटरेचर को पढ़ने के बाद आप आतंकवाद से रूबरू तो हो, लेकिन आप आतंकवादी न बनो, तो ये हो जाएगा मोटिव। मोटिव। अंतर दोनों में समझ में आया? थीम जी हमेशा सर। परसुएसिव होती है, ठीक। जैसे मैंने एल्कोहलिक थीम पे एक अगर जो कविता लिखी या एल्कोहलिक थीम पे हमने एक स्टोरी लिखी, तो मेरी
अल्कोहलिक स्टोरी पढ़ करके अगर जो आप भी अल्कोहल लेना शुरू कर दिए तो ये माना जाएगा कि उसकी विषय वस्तु जो उसमें जो विषय वस्तु यूज हुई है उसको आप मोटिव का नाम देंगे कि थीम का नाम देंगे, तो उसको नाम देंगे आप थीम का। और अगर जो आप अल्कोहलिक नहीं हो रहे हैं, सिर्फ हमारी अल्कोहलिक सिचुएशन को आप समझ रहे हो, वो आपके ऊपर असर नहीं डाल रही है, तो वही चीज हो जाएगी मोटिव। बात समझ में आई? इसी को बोलते हैं परसुएड करना, मतलब फुसलाना। आप अगर जो किसी चीज में फुसल जाते हो तो आप फिसल जाते हो, आप उस चीज में घुस जाते हो। बात समझ में आई? तो जो ये थीम होती है परसुएटिव होती है, आपको परसुएड करती है। मोटिव परसुएटिव नहीं होती है, ये परसुएड आपको नहीं करती है, यही दोनों में अंतर है। अब देखो मोटिव कई टाइप की होती है, ठीक? जैसे लव मोटिव होती है, लव कहने का मतलब जैसे लव है तो लव पे रहेगा, दुख है तो कहने का मतलब उसका मोटिव दुख माना जाएगा, वार है तो उसका मोटिव वार माना जाएगा। कहने का मतलब अगर जो उस स्टोरी में वार के बारे में बताया गया है तो आपसे पूछा जाएगा भैया इसका मोटिव क्या है, तो आप बोलोगे वार। दुख है तो मैं पूछूंगा मोटिव क्या है, तो आप बोलोगे दुख। ठीक? पुरानी चीजों को सोच करके, पुराने दिनों को, अच्छे दिनों को सोच करके आप आज आहें भर रहे हैं, तो पूछा जाएगा भैया इसका मोटिव क्या है, तो आप बोलोगे कि आहें भरना इसका मोटिव है। ठीक? अब आहें भरना, दुख, प्रेम, इन सब के लिए लैटिन वर्ड यूज किए गए हैं, ग्रीक वर्ड यूज किए गए हैं। ठीक? तो बस अभी नहीं का आपको क्या करना है, आप सिर्फ वो ग्रीक और लैटिन नाम सीख लेने हैं, बाकी चीज वही है। अब देखो वही ग्रीक लैटिन आप नाम सीखने जा रहे हो। अब जैसे है यूबी संट मोटिव, ये क्या चीज होता है? यूबी संट मोटिव पे अगर जो कोई भी पोएम लिखी जाएगी, जैसे मैं बोलूं कि इस पोएम का मोटिव क्या है, तो आपने बोला कि यूबी संट मोटिव, तो वो तो उस पोएम में किसके बारे में होगा? उस पोएम में वही आहें भरने के बारे में जिक्र होगा। आहें भरने का मतलब आप कहोगे कि यार बचपन के दिन मेरे बड़े अच्छे थे और जो है मैं कुछ भी डिमांड करता था मुझे मिल जाती थी, लेकिन आज देखो गधे की जिंदगी हो गई है। तो पुरानी चीज सोच करके आप आहें भर रहे हैं, ये फार्मूला यूबी संट मोटिव के नाम से जाना जाता है। देखो ब्रैकेट में लिखा है वेयर आर फार्मूला फॉर लेमेंटिंग वेनिस्ड पास। ये एक जो पास्ट का जो हैप्पी टाइम है वो आपका वेनिस हो गया है, गायब हो गया है, वो सोच करके आपके मन में एक थोड़ा सा दुख भी होता है, थोड़ी खुशी भी होती है। तो पास्ट की हैप्पी चीज को सोच करके, जैसे जिसके लिए नोस्टाल्जिक एक शब्द बना है, नोस्टाल्जिया जिसको नहीं बोलते हैं, तो नोस्टाल्जिक थीम पे कोई, नोस्टाल्जिक जो है परिप्रेक्ष्य पे कोई चीज लिखी गई है, तो उसी को बोला जाता है यूबी संट मोटिव। यूबी संट मोटिव का मतलब यही है वेयर आर फार्मूला फॉर लेमेंटिंग वेनिस्ड पास्ट। कुछ न समझ पे पाना तो ये जरूर याद रखना। परीक्षा में पूछा कैसे जाएगा यूबी संट मोटिव, तो 4 ऑप्शन दे दिया गया, वेयर आर फार्मूला फॉर लेमेंटिंग वेनिस्ड पास्ट, या वेयर आर फार्मूला फॉर वार। ऐसे ऐसे करके 3 ऑप्शन वो फर्जी के बना देगा। तो ये समझ लेना कि वेनिस्ड जो पास्ट है उसको लेमेंटिंग करने का एक तरीका है। दूसरा चीज ये आपको दे सकता है, की पॉइंट आपका ये है, वेयर आर स्नोज ऑफ ईस्टर। ईस्टर ईयर मतलब जो ईस्टर ईयर है, ईस्टर का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर। इसी से आपका एस्टर, एस्टर बना है, एस्टर, और उसके बाद आप इसी में डे जोड़ देते हो, तो एस्टर का मतलब क्या होता है? प्रीवियस होता है। एस्टर डे का मतलब प्रीवियस डे। अब यहाँ पे क्या, ईस्टर ईयर, ईस्टर ईयर का मतलब क्या हो गया? प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में जो बर्फ गिरे थे, तो कहने इंग्लैंड के परिप्रेक्ष्य में जो बर्फ गिरती है तो उस पे लोग स्केटिंग करते हैं या उस पे एंजॉय करते हैं, मजा लेते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। तो वो चीज सोच के कवि बोल रहा है कि यार पिछली बार जो बर्फ गिरी थी बड़ी गजब की थी, बड़ा मजा आया। ठीक? आप क्या कर रहे हैं? ईस्टर ईयर के बर्फ को सोच करके आप जो है सोच रहे हैं। तो ये उनका एक फार्मूला है, वेयर आर द स्नोज ऑफ ईस्टर ईयर, की मतलब वो ईस्टर ईयर के स्नोज कहाँ हैं, बड़ा मजा आया था पिछले साल। समझ रहे हैं? तो ये पास्ट को लेमेंट करने का एक तरीका है। यूवी संट मोटिव पे कोई भी पोएम लिखी जाएगी तो वो उसमें यही फार्मूला यूज किया जाएगा, कहीं न कहीं उसमें वेनिस्ड पास्ट को, जो पास्ट में चीजें वेनिस हो गई उसको लेमेंट किया जाएगा। और लेमेंट न बोलो बल्कि ये बोलो कि उसको सोच करके मन में थोड़ा आपके खुशी होगी। लेमेंट करने का मतलब तो लेमेंट ज्यादा वहीं आप यूज करते हो जहां कोई मरता जीता है। अब देखो आउटडेब, आउटडेब भी एक मोटिव है। मैं बोलूं कि ये पोएम आउटडेब मोटिव पर है, तो इस पोएम में बताओ क्या होगा? जैसे यहाँ तो यूबी सेंट मोटिव पे आपने बताया कि आहें भर रहा है पुरानी चीजें सोच करके, यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ आउटडेब मोटिव पे अगर जो कोई पोएम लिखी जाएगी तो इसमें क्या होता है
कि इसमें एक प्रेमी रहेगा, वो अपनी प्रेमिका को जगाने के लिए सुबह वाला गाना गाता है, जैसे उसकी प्रेमिका सोई है मॉर्निंग। और वो उसको जगाने के लिए मॉर्निंग का सॉन्ग गाएगा। समझ रहे हैं? ये चीज अगर जो हो रही है, आपसे मोटिव पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे आउटडेट मोटिव। इसका जो की पॉइंट कहाँ है, की पॉइंट यही देखो, तो ये आउटडेट कहाँ बना है, ओल्ड फ्रेंच, ये एल्बा से बना है और इसका मीनिंग होता है डाउन। डाउन का मतलब मॉर्निंग का टाइम, एल्बा का क्या मतलब होता है, डाउन, मॉर्निंग का टाइम। समझ रहे हैं? अब एक शेक्सपियर का भी आउटडेट है। शेक्सपियर का क्या आउटडेट है, ये देखो, हार्क 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 द लार्क, ये आपका क्या है, ये आउटडेट ही है। समझ रहे हैं? तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। वैसे क्विज में जो एम एच अब्रम्स की मैं क्विज बनवाया हूँ, इसमें सब हमने ये सब सारी चीजें मेंशन की हैं। तो भी क्विज मिलेगा तो मैं आपके ग्रुप में उसको शेयर भी कर दूंगा। तो सर आउटडेट शेक्सपियर मोटिव का पे कोई आउटपुट फिर से रिपीट कर दीजिए। सर क्या चीज? शेक्सपियर का जो भी आपने आउटबिट बताया उसको रिपीट कर दीजिए प्लीज। ये देखो लिखा है, अंडरलाइन हमने कर दिया है ना, हार्क 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 द लार्क, ये इनके शायद सिम्बलिन का है, सिम्बलिन प्ले यस में, मिल गया। ये सिम्बलिन प्ले की लाइन है। समझ रहे हैं? ओके ये क्या चीज जी है, जी। ये कहने का मतलब आउटडेट मोटिव पे ये चीज है। कहने का मतलब इसको जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें यही मिलेगा कि इसमें कोई नायक होगा, अपनी नायिका, नायक का मतलब हीरो, नायिका का मतलब हीरोइन, ठीक है? तो इसमें कोई हीरो होगा, वो अपनी हीरोइन को जगाने के लिए सवेरे वाला गाना गाएगा कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हो मुंह धो लो। ये तो अम्मा लोग गाती हैं, तो अम्मा नहीं गाएंगे, वो गाएंगे जो है बलम पिचकारी गाएंगे उसको। एक मिनट रुक जाओ, देखो गंदी चीज हमने बता दिया, स्क्रीन ही चली गई। ये होता है गलत चीजों का असर। इसीलिए महात्मा गांधी कहे भैया गंदा ना बोला करो। देखो गंदा हमने बोला तो प्रभु कहें रुको तुम्हारी मैं स्क्रीन ही गायब कर देता हूं। समझ रहे हैं? तो ये आउटडेट का मतलब होता है मॉर्निंग सॉन्ग को जो है ये गाना गाएगा और इसमें हीरो गाता है हीरोइन के लिए, उसको उठाने के लिए। सर इसका अब ये प्रोनाउंसिएशन टोपोज, आउटडेट होगा। प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में ना पढ़ो, प्रोनाउंसिएशन गूगल पे जाके चेक कर लेना। प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। प्रोनाउंसिएशन जो भी होगा वो जाके गूगल पे चेक कर लेना। प्रोनाउंसिएशन अमेरिकन अलग होता है, ब्रिटिश अलग होता है। अमेरिकन में इसका देखोगे दूसरा मिलेगा, ब्रिटिश में देखोगे दूसरा मिलेगा। प्रोनाउंसिएशन में चेक करने के लिए नहीं बैठा हूँ। प्रोनाउंसिएशन गूगल पे अपना जाके दोनों देख लीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन के घनचक्कर में न फंसो, जो है इसकी विषय वस्तु आप समझो। अब देखो इसी थीम को व्यक्त करने के लिए एक नया टर्म आपका टोपोज है। और एक चीज मैं आप सबको बता दे रहा हूं कि प्रोनाउंसिएशन आप मेरा फॉलो न करिएगा। प्रोनाउंसिएशन मेरा वाकई बड़ा अच्छा नहीं है। प्रोनाउंसिएशन आप मेरा अनुकरण मत करिएगा। इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन आप अपने स्तर से उसको देखना, जो भी हो वो आपका विषय वस्तु है। जहां आपको लगे कि हाँ ये है, आप जैसे इन्होंने पूछा है ऐसे आप पूछ लीजिएगा। हालांकि इसको मैंने कई बार बताया है, इसलिए जो है यहाँ पे हमने बताया प्रोनाउंसिएशन में आप हमारा हमको फॉलो मत करिएगा। प्रोनाउंसिएशन आप अपने स्तर से चेक कर लो, उस हिसाब से आप करिएगा। ये पर्सन टू पर्सन वेराई करता है। जैसे हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने जो प्रोनाउंसिएशन किया मैंने उसको एज इट इज सीखा। अब जैसे ऑब्जेक्ट शब्द है, सब्जेक्ट है, ये सही क्या हम सही इसको बोल रहे हैं? बिल्कुल सही नहीं बोल रहे हैं। इसका जब जाके प्रोनाउंसिएशन ब्रिटिश इंग्लिश में चेक करोगे तो इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट, इसको बोला जाता है सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट कौन बोल रहा है? तो प्रोनाउंसिएशन आप डिक्शनरी में जाओ, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आप उसका देखो, वहां से आप समझ जाओगे। चलो इनको देखो। टोपोज क्या होता है? इसी थीम इसी मोटिव को टोपोज बोला जाता है। ठीक है? थीम या जो है मोटिव को बोलने के लिए ओल्डर टर्म क्या था, ओल्ड इंग्लिश में क्या था, इसी के लिए ये टोपोज बोला जाता है। समझ रहे हैं? अच्छा लिट मोटिव, देखो एक नई मोटिव मिली। अगर जो मैं एक पोएम लिखूं या एक मैंने नावल लिखी या एक मैंने कहानी लिखी और हमने बोला कि भैया ये पोएम या नावल लिट मोटिव पे है, तो इसकी बताओ विषय वस्तु क्या होगा? इसकी विषय वस्तु होगी गाइडिंग मोटिव।
कहने का मतलब लिट मोटिव का मतलब होता है गाइडिंग मोटिव। ये देखो लिखा, गाइडिंग मोटिव कहने का मतलब जैसे फ्रांसिस बेकन के जो आपके ऐसे हैं वो लिट मोटिव पे लिखे गए। जैसे आप ट्रेवल, तो उन्होंने ट्रेवल के बारे में आपको बताया है कि ट्रेवल कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कैसे शुरुआत करते समय आपको कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी है, कि सबसे पहले एक बड़ा सा बैग लेना, उसमें ये रख लेना, वो रख लेना, ऐसा ऐसा उन्होंने, जब आप उनका ऐसे पढ़ो, ये तो बड़ा सा बैग, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, उन्होंने बड़ा सा बैग नहीं बताया है। तो उन्होंने प्रिपरेशन में बताया है कि यात्रा की प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, जिस प्लेस पे आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने के बाद आप क्या करोगे, ठीक है, कौन सी चीजों को आपको नोट करना है, क्या करना है, नहीं करना है, ये सब बताते हो, आपको गाइड कर रहा है। तो कोई भी, चाहे वो पोएम हो, कोई कोई भी चाहे कहानी हो, कोई भी चाहे जो चीज हो, अगर जो वो गाइड करने के पैटर्न पे लिखी गई है तो उसका मोटिव पूछा जाएगा, तो आप उसको बोलोगे लेट मोटिव। समझ रहे हैं? और लेट मोटिव जो है किस लैंग्वेज का वर्ड है? तो लिट मोटिव ये आपका जर्मन लैंग्वेज का जो है शब्द है, और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, तो इसकी इंग्लिश में इसका इंग्लिश वर्जन आपका होगा यही गाइडिंग मोटिव। बात समझ में आई आपको? समझ में आई। देखो मोटिव जितने थे हमने आपको लगभग लगभग सब बता दिए हैं, एक दो मोटिव इसमें शायद छूटे हैं। अब जैसे कार्पे डियम हमने आपको बताया कि नहीं बताया, आउटडेव बताया, नहीं ये बताया। बताया। कार्पे नहीं डियम भी बताया एक मोटिव होती है, हाँ कार्पे डियम भी आपका एक मोटिव होता है। कार्पे डियम मोटिव पे जब आप जो है उसमें लिखते हैं तो उसमें भी वो लव सॉन्ग होगा। जैसे एक हमने कोई लव सॉन्ग लिखा, इसमें कार्पे डियम कहीं था, मैंने देखा था, लेकिन ये देखो कार्पे डियम मोटिव है, देख रहे हैं, लेकिन इसमें हाईलाइट करके नहीं लिखा है। कार्पे डियम भी एक मोटिव होता है। जैसे मैंने एक पोएम लिखा, ठीक, अब इसको मैंने आउटडेव मोटिव पे लिखा तो पोएम में क्या होगा, बोलते जाओ खटाखट। अगर जो मैंने एक पोएम लिखा उसमें आउट, मैंने बोला कि इसका मोटिव आउटडेव है, तो उस पोएम में क्या होगा? मॉर्निंग लव सॉन्ग होगा सॉन्ग, उसमें। मॉर्निंग हाँ सॉन्ग होगा, प्रेमिका के लिए गाया हुआ, मॉर्निंग, प्रेमिका के हाँ लिए। प्रेमिका प्रेमिका के लिए गाया हुआ मॉर्निंग सॉन्ग होगा। और सिर्फ मॉर्निंग सॉन्ग बोलोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि मम्मी लोग भी बच्चों को उठाने के लिए मॉर्निंग सॉन्ग गाती हैं, उठो लाल अब आंखें खोलो, ये आउटडेव मोटिव पे नहीं है, आउटडेव मोटिव पे ये नहीं है, ठीक। अब अगर जो मैं बोलूं कि मैं एक पोएम लिखा, इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव कार्पे डियम है, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें भी लव सॉन्ग होगा। इसमें अब वही फिर प्रेमी प्रेमिका से या प्रेमिका प्रेमी से बोलेगी कि जिंदगी में समय कम है, मतलब उसकी थीम मैं बता रहा हूँ, उस पूरी पोएम का थीम यही होगा कि जिंदगी में समय कम है, रूठने मनाने वाला लफड़ा छोड़ो। ये नहीं कि मैं तुमको मनाऊं और तुम जो है ऐंठे रहो, या तुम मुझे मनाओ मैं ऐंठा रहूं, ये नहीं, जिंदगी छोटी है, इसलिए जो भी हमको प्रेम व्यापार करना है वो जल्दी से प्रेम व्यापार करके इसको प्रेम व्यापार को खत्म किया जाए। बात समझ में आई? अगर जो टोटल आपके पोएम की विषय वस्तु लब को बहुत जल्दी करने की होती है, मतलब फास्ट करने की होती हो, तो वो पोएम आपकी कार्पे डियम मोटिव पे बोली जाएगी। अब आपको मैं एक काम बता रहा हूं इनोवेटिव वे में। अब गूगल पे आप सर्च करना कि कार्पे पोएम्स रिलेटेड टू कार्पे डियम मोटिव, पोएम रिलेटेड टू आउटडेव मोटिव, पोएम रिलेटेड टू जो है यूबी संट मोटिव, ये ऐसे करके आप जब उसमें देखेंगे तो जो पोएम आएगी उसको जब आप पढ़ोगे तो उसमें यही चीज आपको मिलेगी, कि उसमें कोई एक लबर रहेगा अपनी बिलव्ड से बोलेगा कि रूठने मनाने के झाम छोड़ो, मतलब इसमें एक सेट वर्ड यूज होता है। सेट वर्ड क्या यूज होता है? लाइफ इज शॉर्ट टाइम इज फ्लीटिंग। अगर जो ये चीज लिखा गया, इसका जैसे इसका कीवर्ड क्या था, मॉर्निंग सॉन्ग या जो है डॉन सॉन्ग, इसका इसका आपका क्या था, लिट मोटिव का इसका कीवर्ड था गाइडिंग मोटिव, ठीक। यूबी संट मोटिव का की पॉइंट क्या है, वेयर आर द फार्मूला फॉर लिमेंटिंग वेनिस्ड पास्ट, इसका जो है कीवर्ड एक और हो सकता है, वेयर आर द स्नोज ऑफ हिस्टरी। तो वैसे कार्पे डियम मोटिव का जो है की पॉइंट क्या होगा, तो इसका की पॉइंट है टाइम इज शॉर्ट लाइफ इज फ्लीटिंग। इसका ये सब भूल जाओ, लेकिन ये जो मैंने आपको छोटे छोटे कीवर्ड बताए हैं ये याद रहने चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो ये कार्पे डियम मोटिव आपका ये है। थीम क्या चीज होती है? थीम परसुएटिव होती है, मोटिव के जैसे ही होती है, लेकिन मोटिव थीम में यही अंतर होता है। देखो थीम टोटल यही आपको दी गई है, समझ रहे हैं? अब जैसे पैराडाइज लास्ट की थीम क्या है, हम्म, ये देखो थीम इसकी यही है। अब पैराडाइज लास्ट अब जब आप पढ़ते हैं
तो कहीं न कहीं उनकी सत्ता पे, आपको ईश्वर की सत्ता पे विश्वास होता है, लगता है कि नहीं यार एडम ईव परेशान हुए बेचारे, जो है आपकी सिंपैथी उनसे जुड़ जाती है। तो जब ये सब चीजें होती हैं तो उसको थीम बोला जाता है। और कोई जरूरी नहीं कि जो राइटर सोचे वही आप भी सोचो। जैसे राइटर किसी चीज को थीम समझता है, उसको लगता है कि मैं परसुएट कर ले जाऊंगा, अब आप परसुएट नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें थीम नहीं है। बात समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? जी सर। हाँ हाँ। अभी किसी ने जो है वो पूछा था प्रोनाउंसिएशन के लिए, तो अच्छा, आप जिन्होंने पूछा था वो ग्रुप से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? उस ग्रुप में आप हो? है? जो एक पेड वाला ग्रुप बना है, पेड ग्रुप में आप हैं कि नहीं हैं? जी सर हूँ। हाँ, आप ही ने पूछा था प्रोनाउंसिएशन के लिए? नो सर, मैंने नहीं पूछा था। तब किसने पूछा था? वो हैं कि चले गए? चलो, हमको लगता है चले गए। तो आप एक काम करना, जो भी चीजों के प्रोनाउंसिएशन पे आपको दिक्कत होगी वो वर्ड आप ग्रुप में जो है टाइप कर दीजिएगा। तो अगर जो आपको डिक्शनरी यूज करनी आती होगी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पे तो आप बताइएगा, आप खुद देख लेना। नहीं आता होगा तो बताना, मैं देख के उसका आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है? और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि जो चीज आप सोचते हो कि बड़ी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, वो जब आप उसका ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में जाते हैं तब आपको आपकी औकात पता चलती है कि मैं हूं कहाँ। ठीक है? तो ये अब जिस दिन तुम प्रोनाउंसिएशन स्ट्रांग वे में देखना शुरू करोगे तो ये लगेगा कि 1 या 2% ही आप सही बोल रहे हैं। भाई जैसे आपके क्षेत्र में जो चीजें परवेडिंग हैं, जैसे पश्चिम के क्षेत्र में चले जाएंगे, वहां लोअर बोलते हैं, हम लोगों की तरफ लायर बोलते हैं, मतलब आ की साउंड बड़े जोर से बोलेंगे। तो हो सकता है कि मेरा बोलने का टोन आपको बुरा लगे और आपका बोलने का टोन मुझे बुरा लगता है, लेकिन आप करेक्ट हो कि मैं करेक्ट हूं ये कौन निर्धारित करेगा? ये आपकी डिक्शनरी निर्धारित करेगी। अब जैसे स्कूल को क्या बोलोगे? स्कूल ही तो बोलते हो, तुम सोचते हो बड़ा सही है, इसकी जरा वो प्रोनाउंसिएशन तुम चेक करना। ठीक है? चलो इसको आज यहीं तक रखते हैं। ओके सर, नमस्ते सर। नमस्कार।